हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में वन हाफ गुणांक यानी वन हाफ फैक्टर है ना, उससे संबंधित जो होता है हमारा संयोजन और वियोजन की मात्रा है ना, उसके विषय में डिस्कशन कर लिया था। यानी संयोजन की मात्रा आप कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था। आप वियोजन की मात्रा कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका भी मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया था, है ना। तो चलिए आज हम क्या करेंगे कि आज उसी टॉपिक पर हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और इस वीडियो में आपको जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में आए हुए हैं, है ना। और यही नहीं कि बोर्ड परीक्षा में बल्कि अदर एग्जाम्स में भी, आईआईटी जेईई वगैरह में भी जो एग्जाम वगैरह आए हुए हैं उनका भी डिस्कशन मैं आपसे यहाँ पर करूंगा। इसको पढ़ने के बाद आप वन हाफ फैक्टर से संबंधित किसी भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आती भी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट लिखा हुआ है कि 3 मोल जल में 1 मोल NaCl घोलने पर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है? ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन एक प्रकार का अणुसंख्य गुणधर्म है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन 0.4 है। ठीक, आगे क्या कहता है तो NaCl के वियोजन की मात्रा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, 1 नंबर में आया हुआ है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, वो भी है ना। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, आपको देखिए यहां पर क्या है कि कौन दिया गया है, NaCl। पता चल गया NaCl 100% क्या होता है, ये डिसोसिएट होता है, पूरी तरीके से आयनों में टूट जाता है, पूरी तरीके से वियोजित होता है ना। तो NaCl के लिए अगर वन हाफ गुणांक की वैल्यू पूछा जाए तो कितनी होगी? अब NaCl क्या है, एक प्रबल विद्युत अपघट्य है, और प्रबल विद्युत अपघट्य की जो वैल्यू होती है वन हाफ फैक्टर की कितनी होती है उसके लिए, तो प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए जो वन हाफ गुणांक की वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से ज्यादा होती है। और कितनी आएगी इसका कैलकुलेशन करने के लिए आपको उस कंपाउंड को तोड़ना होगा। तो चलिए तोड़ के मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे NaCl है, सोल्यूशन में यहां लिख लेते हैं। जैसे आपका NaCl है यहां पर, अब NaCl क्या है कि टूटता है आपका Na प्लस और Cl माइनस में, इस प्रकार से टूटता है। वन हाफ गुणांक क्या होता था, वियोजन, अगर वियोजन हो रहा है तो वियोजन के पश्चात कणों की संख्या, है ना। और अपॉन में क्या होता था, वियोजन से पहले कणों की संख्या या वियोजन से पूर्व कणों की संख्या। तो जरा NaCl का वियोजन किस प्रकार से होगा, इसी तरीके से टूटेगा NaCl। अब यहां से देखिए क्या है कि अगर I निकालना चाहें तो I की वैल्यू क्या हो गई, वियोजन के बाद कणों की संख्या। तो देखिए वियोजन के बाद वियोजन कहां, यहां हुआ है, तो वियोजन के इस साइड में देखिए वियोजन हुआ तो कितने आयन हमें मिले, 2, एक Na का मिला, एक Cl का मिला, ये मिलेगा। आप चाहें तो पूरा फार्मूला लगा करके सॉल्व करिए, मैंने आपको बताया था आप पूरा फार्मूला लगा करके भी इसको निकाल सकते हैं। और यहां से मैं आपको डायरेक्ट निकालना भी बता देता हूं, है ना, क्योंकि वन हाफ फैक्टर की वैल्यू अब यहां से तो हम सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं ना। और अगर आपको बड़ा सा फार्मूला लगाना हो तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 1 मोल मानिए, यहाँ पर 0 मानिए, उसके बाद T बराबर T समय पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा और ये अल्फा, है ना। तो फिर आपको वही 100% NaCl पूरी तरीके से टूटता है, तो फिर आपको वही करना होगा। तो घूम फिर करके बात कहां, वहीं पर आ जाएगी जहां से हम चलेंगे। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, टूटने के बाद कितने आयन दे रहा है, 2। टूटने के बाद आयनों की संख्या कितनी है, 2, यानी वियोजन के पश्चात कणों की संख्या कितनी है, 2। वियोजन से पहले कणों की संख्या कितनी होगी, NaCl केवल 1 ही मोल तो है इसका, ये मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो यहां पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2। यानी यहां से जो I की वैल्यू मिल गई वो कितनी मिल गई, 2। यानी वन हाफ गुणांक की वैल्यू कितनी आ गई है, ये आ गई 2। I को देख करके आप डायरेक्ट भी बता सकते, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो वहां होगी जब आपको सवाल में दिया जाएगा कि ये इतने परसेंट आयनित होता है, इतने परसेंट वियोजित होता है, तब वहां पर आपको फार्मूले से ही निकालना पड़ेगा, तब आप उसको डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वो कंडीशन कह देगा ना सवाल में कि इतने परसेंट आयनित होता है। यहां तो ये 100% आयनित होता है तो उसके लिए डायरेक्ट निकाल दिया यहां से। लेकिन जब सवाल में ये कहा जाएगा कि इतने परसेंट आयनित होता है, ये इतने परसेंट आयनित होता है, तो उसके लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, उसके लिए सवाल मैं भी आपको करवाऊंगा। ठीक, तो यहां से I कितना निकाल लिया, 2।
आई की वैल्यू 2 आ गई। अब आपने कल पढ़ा था कि जो वियोजन की मात्रा निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कल आपने पढ़ा था फॉर्मूला उसका होता है आई इज इक्वल टू 1 प्लस, ये पढ़ा था ना, 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। कल यही फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था। कहीं आपको वियोजन की मात्रा, अब वियोजन क्या होता है, अल्फा, वियोजन की मात्रा क्या होती है, अल्फा ही तो होती है। तो यहां से आपको क्या करना है, अल्फा फाइंड करना है ना। अल्फा अगर फाइंड करना है तो मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर तो देखे ध्यान से, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि 100% डिसोसिएट होगा, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 1, 100% टूटेगा। लेकिन अगर यहां से निकालना भी चाहे तब भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर जो आई की वैल्यू होगी कितनी होगी, वो हो जाएगी 2। उसके बाद यहां पर तो 1 दिया ही गया है, ये 1 हो गया, प्लस अब ये n क्या होता है, तो स्मॉल n होता है वियोजन के बाद धनायन और ऋणायन की संख्या। तो वियोजन के बाद धनायन कितना है, 1 और 1, यहाँ धनायन 1 और ऋणायन 1, यानी दोनों 1 1 है। तो हमें टोटल क्या करना होगा, जोड़ देना होगा, वही क्या होगी आपकी n की वैल्यू। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, धनायन ऋणायन मिलाकर के कितने हैं संख्या में, तो 2, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों को जोड़ करके n की वैल्यू यहां पर रख देंगे। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और ये 1। अब आपको अल्फा यहां से कैलकुलेट करना है, ठीक। चलिए तो अब यहां पर क्या करेंगे, देखिए तो ये माइनस कर लेंगे हम इधर यहां से, यानी ये हो जाएगा हमारा 2 1 और ये हो जाएगा प्लस का 2 से 1 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, और इनटू में क्या हो जाएगा, अल्फा होगा। अब 1 को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो 1 को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा ही रहेगा, और इधर ये कितना होगा, यानी ये होगा 2 1 प्लस अल्फा, ये होगा। आपको अल्फा कैलकुलेट करना है, इसको इधर भेज दीजिए, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। और अल्फा की वैल्यू 1 आने का मतलब क्या है, अल्फा की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब कितना वियोजन होगा 100%, यानी ये वियोजन कितना होगा, वियोजन होगा 100%। लीजिए फिर मैं आपसे अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करता हूं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्कशन करते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि 10% वेट बाई वॉल्यूम। ये वेट बाई वॉल्यूम क्या है, ये है आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, वेट बाई वॉल्यूम। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, अब आप तो इसको समझ ही पा रहे होंगे। तो वेट बाई वॉल्यूम यूरिया कामा सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के विलयन को परासरण दाब के बढ़ते क्रम में लिखिए। यानी ये कह रहा है कि इनको जो है, ये जो आपको दिए गए हैं यूरिया है और आपका सेकंड जो सोडियम क्लोराइड है ना, और सोडियम सल्फेट है, इन सभी के विलयन को परासरण दाब के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत ही डेंजर है, डेंजर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी आपको दिया गया है W/V। तो अगर इसका मतलब आपको नहीं पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को कभी नहीं कर पाएंगे, है ना। अब इसे सॉल्व भी करना होगा, तो करना देखिए क्या पड़ेगा कि सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये 10% वेट बाई वॉल्यूम इसका क्या मतलब है ना। तो मुझे तो पता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है ना, यानी 100 मिलीलीटर विलयन में, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में संख्या या ग्राम में मात्रा या ग्राम में भार या ग्राम में द्रव्यमान, उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। यानी 100 मिलीलीटर विलयन में 100 ml का विलयन होगा और उसमें विलय की क्वांटिटी किसमें होनी चाहिए, ग्राम में। देखिए नीचे क्या आया, नीचे आया V का मतलब होता है आयतन, ऊपर आया W किसके लिए, वेट, भार के लिए, है ना। और यहां पर हम भार को द्रव्यमान भी कंसिडर कर सकते हैं, द्रव्यमान को भार भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक। तो यहाँ दोनों में से एक दूसरे को कुछ भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो वेट बाई वॉल्यूम हो गया ये। अब इसका मतलब ये होगा कि ये जो 10 की क्वांटिटी दी गई है ना, ऊपर की क्वांटिटी क्या है, W है ग्राम के लिए, तो कितने ग्राम, तो जो यहां संख्या लिखी होती है उतना ही ग्राम होता है, ठीक। तो इसका मतलब है कि 10 ग्राम, और सभी का है क्रम से, सभी के लिए एक ही वैल्यू है। 10% वेट बाई वॉल्यूम यूरिया भी है, 10% वेट बाई वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड भी है, 10% वेट बाई वॉल्यूम सोडियम सल्फेट भी है। तीनों की क्वांटिटी सेम है, तीनों के लिए ये डाटा दिया गया है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए लिख देते हैं यहां पर
तो सोल्यूशन में हमारा हो जाएगा कि 10% वेट बाय वॉल्यूम का अर्थ है कि इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये जो आपको विले दिए गए ये सारे के सारे क्या है, विले हैं, इनको पानी के अंदर मिलाया गया होगा, है ना, तो विलेयन बन गया होगा, है ना, तो ये सारे के सारे क्या है, विले हैं। और विले की क्वांटिटी कितनी है, तो सभी की क्वांटिटी 10 ग्राम दी गई है, सबकी क्वांटिटी कितनी है 10 ग्राम। तो अर्थ है कि, है ना, अब मैंने यहाँ पर सबका नाम न लिख करके यहाँ पर लिख दिया एक शब्द विले। कौन कौन विले हैं, तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं यूरिया, सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, NH2CO NH2 NaCl Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इनके लिए आप इनका नाम भी लिख सकते हैं। तो सभी के लिए क्वांटिटी मैंने एक शब्द लिख लिया है विले। विले कौन सवाल में है, यूरिया है, सोडियम है और सोडियम सल्फेट है। ठीक, चलिए, तो विले आपके कौन, विले ये है ना। अर्थ है कि विले की, और विले कौन है, तीनों का नाम लिख सकते हैं, विले की 10 ग्राम, यानी विले की 10 ग्राम मात्रा, कितना ग्राम होगा 10 ग्राम, इसका मतलब तो यही होता है ना, 10 ग्राम मात्रा 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित है। ये बात हमें लिखनी होगी, इसको समझना होगा, है ना, कि जितनी भी क्वांटिटी आपकी यहां पर लिखी होगी वही ऊपर वाले की क्वांटिटी होगी। और ऊपर कुछ भी हो सकता है, यहां आपको भार दिया गया था, हो सकता है कि कहीं आयतन प्रतिशत, कहीं W/W लिखा होता है, कहीं W/V लिखा होता है, कहीं V/V लिखा होता है। मान लिया कि अभी यही 10% ये लिखा होता V/V, तो V/V का मतलब वॉल्यूम, ऊपर क्या दिया गया वॉल्यूम, नीचे क्या दिया गया वॉल्यूम, आयतन, यानी ये क्या है आयतन प्रतिशत है। तो यहां पर आप क्या लिखते हैं कि 10 मिलीलीटर विले 100 मिलीलीटर में उपस्थित है कि नहीं, है ना। तो ये हो जाता है यहां पर। तो चलिए, अब इसको मैंने लिख दिया है। अब आपको पता चल गया कि ये जो विले हैं इनकी क्वांटिटी कितनी है सबकी, तो सभी की क्वांटिटी जो है सबकी अलग अलग क्वांटिटी है। अब 3 बार डाटा नहीं लिखा है, इसका मतलब है कि क्रमशः सभी के लिए क्वांटिटी इतनी इतनी ही है ना, वरना यहाँ 3 बार भी लिख सकते थे, लेकिन सवाल में 3 बार नहीं लिखा, उसने एक ही बार लिखा था, तो यहाँ पर 1 बार लिखा हुआ है। ठीक, तो 10 ग्राम हो गया। तो यानी यहाँ पर क्या होगा कि यूरिया का जो भार होगा, यूरिया का भार कितना होगा 10 ग्राम। सोडियम क्लोराइड का भार कितना होगा 10 ग्राम। और उसके बाद सोडियम सल्फेट का भार कितना होगा 10 ग्राम। तो सभी का भार कितना है 10 ग्राम। ठीक, अब जरा आप फार्मूले को देखिए। अब इसको निकालेंगे कहां से, पहले तो आपको इसका कैलकुलेट करना होगा परासरण दाब, है कि नहीं, परासरण दाब कैलकुलेट करना होगा। और परासरण दाब कैलकुलेट करने से भी पहले यहां पर आपको दिए गए हैं ये विद्युत अपघट्य भी है। सोडियम क्लोराइड विद्युत अपघट्य है, आयनों में टूटता है। सोडियम सल्फेट विद्युत अपघट्य है, आयनों में टूटता है। मान लिया यूरिया नहीं टूटता, तो यूरिया के लिए आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1/2 गुणांक का मान, है ना। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, उससे पहले हमें इसकी सांद्रता निकालनी पड़ेगी। बगैर सांद्रता के आप इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे, है कि नहीं। सांद्रता क्या होगी, तो सांद्रता को आप मोलरता भी लिख सकते हैं, कैपिटल M या C बराबर N/V। ठीक है, जरा फार्मूला देख लीजिए, आपका क्या बनेगा, पाई बराबर CRT। ये फार्मूला आपने पढ़ा था परासरण दाब का, पाई बराबर CRT, ये फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया है बहुत अच्छे से। तो पाई बराबर CRT। अब यहाँ पर C रख लीजिए या कैपिटल M रख लीजिए। C का मतलब क्या है, सांद्रता, और सांद्रता क्या होती है, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। तो C बराबर अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, N/V। N क्या है, तो N है मोल, मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं W/M/V। तो देखिए वही बात आ गई, ये क्या था, ये थी मोलरता, ये क्या होती है, ये होती है मोलरता। M बराबर भी यही तो होता है, M बराबर N/V, है कि नहीं। तो चाहे आप C रख लीजिए और चाहे आप M रख लीजिए, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि दोनों सेम है। सांद्रता का मतलब कैपिटल C, उसका मतलब ही तो है मोलरता, या मोलरता का मतलब सांद्रता, है ना। तो चाहे C रखिए चाहे M रखिए, वो आपकी इच्छा है, चाहे जिससे सॉल्व करिए आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां से क्या करना होगा, यहां से हमें पाई, यहां से ये जो है आपको
आर टी। अब आर और टी क्या है, तो आर और टी आपका नियतांक होता है, टी टेम्परेचर है, तापमान है ना, तो तापमान कुछ भी हो सकता है, फिक्स रहेगा। आर क्या है, आर 0.021, तो इनको चाहे रखिए चाहे इनकी वैल्यू ना रखिए, ठीक, आप सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आर और टी को यहां से चाहे कैंसिल कर दीजिए, हटा दीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। आर और टी का यहाँ कोई काम तो है ही नहीं, है कि नहीं, वरना सब में रख करके सॉल्व करना पड़ेगा बार बार, तो लंबा कैलकुलेशन जाएगा। तो कैलकुलेशन से बचने के लिए आप आर और टी को हटा भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको क्रम ही तो लगाना है, आपसे वैल्यू तो पूछा नहीं कि वैल्यू कैलकुलेट करिए, एक क्रम लगाना है ना। तो चलिए आर और टी को हटा देते हैं, तो पाई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो पाई बराबर आप चाहें सी लिख लीजिए, ये हो जाएगा। अब आपको सी निकालना होगा, तो सी कहां से निकालेंगे, चाहे इस फॉर्मूले से लगाइए, या फिर आप अगर लिखना चाहें तो पाई बराबर एम भी लिख सकते हैं। और एम भी क्या है, ये देखिए सांद्रता दोनों सेम है ना, आप चाहे सी बराबर एन अपॉन वी रख लीजिए, या कैपिटल एम बराबर एन अपॉन वी रख लीजिए। एम मोलरता है, सी का मतलब वही सांद्रता है, तो दोनों में से चाहे जो रखिए, है ना। तो मैं आपको जो है सी रख करके ही समझा देता हूं, या आप एम भी रख सकते हैं कि मोलरता कैलकुलेट करिए, तो एम या सी कुछ भी रख सकते हैं, चलिए चाहे जो रख लीजिए। तो यहां से ये हो जाएगा, आप इसको लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, ठीक। तो चलिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूं आगे, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो चलिए पहले मुझे क्या निकालना होगा, मोलरता, क्योंकि मोलरता निकालेंगे तभी तो पता चलेगा। चलिए तो मोलरता हम निकाल लेते हैं, ये कैपिटल एम किसका है, मोलरता का सिंबल है ना, किसका सिंबल है, मोलरता का। और यहाँ मोलरता हमें किसकी निकालनी है, तो हम नंबर नंबर से सभी को निकाल लेंगे। पहला कौन है आपका, यूरिया, है ना, तो एम यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO है ना, NH2CO और भार कितना होता है 60, निकाल लीजिएगा, है ना, NH2CO टोटल आभार निकालेंगे तो इसका आभार जो आता है वो 60 आता है। ये कैलकुलेट करना आपका काम है, मैंने बहुत आपको करवा दिया है, ठीक। तो ये यूरिया की मोलरता। अब मोलरता क्या होता है, भार बटे आभार, या विलय के मोल अपॉन आयतन होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, भार बटे आभार, तो ये भार हो जाएगा और ये आभार हो जाएगा। नीचे क्या होगा, विलयन का आयतन किस में रखते थे, लीटर में। तो विलयन देखिए कितना है, तो विलयन यहाँ पर आपको दिया गया, कितना विलयन है, ये देखिए विलयन भी तो आपको दिया 100 मिलीलीटर, और हमें रखना किसमें है, लीटर में। तो 100 को लीटर में बदलने के लिए, यानी 100 ml को लीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग, तो 1000 से इसको भाग कर लीजिए 100 को, तो 100 को 1000 से जब भाग करेंगे लीटर में बदल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 1 को 10 से भाग करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, ये लीटर में बदल गया। आपको मिलीलीटर में दिया गया था, मैंने लीटर में कन्वर्ट करके दिखा दिया। अब इसकी वैल्यू यहां पर पुट करिए। चलिए तो भार क्या है, तो भार आपका देखिए दिया गया है विलय की मात्रा। अब यहाँ पर विलय कौन है, इस बार विलय पहली बार मैंने लिया है यूरिया को, क्रम से ही ले रहे हैं सभी को। तो पहला विलय कौन सा है, यूरिया। यूरिया का भार कितना होगा, 10 ग्राम। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, आपके सामने ये लिखा हुआ है 10, यूरिया का भार सामने लिखा हुआ है 60, तो यहां लिख लेते हैं 60, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, नीचे हमारा क्या है, आयतन। आयतन कितना है, तो लीटर में अभी बदला था 0.1 था, तो आयतन रख लेंगे 0.1 करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 0.16। आप भाग करके इसको देख लीजिएगा, नीचे क्या हो जाएगा 0.1, तो इसको भाग करेंगे 10 को 60 से, आसान आसान भाग है, यहाँ तो कर सकते भाग, तो 0.16 आ जाएगा। और अपान में क्या है ये, अब इसको यहाँ से क्या करिए, पॉइंट के बाद संख्याएं बराबर कर लीजिए, तो यहाँ पर एक संख्या तो 10 हो गया, और ये ऊपर भाग कर लिया, ये तो ये कितना आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 1.6, यानी यहाँ पर जो मोलरता आ गई वो कितनी आ गई 1.6। सेकंड वाले की देख लेते हैं, तो दूसरा हमारा कंपाउंड है, तो एक आपका ये होगा, सेकंड आपका कौन है, सोडियम क्लोराइड NaCl। NaCl ये मोलरता का सिंबल आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक। मोलरता ब्रैकेट में NaCl की निकाल रहे हैं ना। अब इसका भी फॉर्मूला भार बटे आलो भार, विलयन का आयतन लीटर में, तो भार बटे आलो भार। अब इसका भार कितना होगा, तो भार तो सबका सेम रहेगा, क्रम से ही दिया गया, तो 10। सोडियम क्लोराइड का अणुभार कितना होगा, तो सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का कितना 35.5, और दोनों को जोड़ देंगे तो 58.5 आ जाएगा। सोडियम का परमाणु भार कितना होता है 23, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है NaCl, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा 58.5।
आप जोड़ करके निकाल लीजिएगा। सोडियम का 23 है, क्लोरीन का 35.5, दोनों को जोड़ दीजिएगा 58.5 मिल जाएगा। आयतन कितना है, तो आयतन आपका लीटर में मैंने आपको दिखा ही दिया 0.1 है। आप इसको डिवाइड कर लेंगे, 10 को 58.5 से भाग कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.17, ये आ जाएगा। उसके बाद नीचे क्या आपका 0.1, ये हो जाएगा। अब देखिए संख्याएं पॉइंट के बाद बराबर होनी चाहिए तभी पॉइंट हटता है, ठीक। तो यहाँ पर बनाने के लिए 0 लिख लिया, यानी संख्या बराबर करने के लिए आप 0 लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ये लगा दिया। अब इसको भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1.7 हो जाएगा, ठीक। तो इसकी मोलरता कितनी आ गई, 1.7 आ गई, है ना। तो ये दोनों कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखा दिया। आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन को मिटाल करके इसको आगे सॉल्व करवाता हूं, ठीक। अब अगला कौन सा हमारा है, तो अगला हमारा जो था वो सोडियम क्लोराइड हो गया। इसके बाद है सोडियम सल्फेट। चलिए उसकी मोलरता निकाल लेते हैं। सोडियम सल्फेट फार्मूला क्या होगा, Na2SO4, ठीक। सोडियम सल्फेट हो जाएगा। तो चलिए इसके लिए लिख लेते हैं वही भार, तो भार कितना होगा 10 ग्राम, क्वांटिटी आपको सबकी 10 ग्राम ही दी गई है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। भार तो सबका वही रहेगा। अणुभार कितना होगा, अणुभार होगा आपका सोडियम का हो जाएगा 23 कितना है, सोडियम 2 है, एक सोडियम का 23, तो 2 से गुणा कर दिया, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद सल्फर का कितना होता है, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का 16 गुणे 4, यानी ये 46 हो जाएगा और ये 32 हो जाएगा और ये 64 हो जाएगा। टोटल जोड़ लेंगे 142, यानी इसका अणुभार कितना आएगा 142, आप निकाल भी सकते हैं। तो भार इसका ये हो गया, अणुभार कितना है 142 है ना। उसके बाद आयतन कितना होगा, लीटर में आयतन होगा 0.1, 100 ml दिया गया था, 100 ml को लीटर में बदला तो 0.1 आया। अब इसको डिवाइड कर लेते तो इसको भाग करेंगे तो 0.07 आ जाएगा। इसको भाग करके देख लीजिएगा, है ना। नीचे क्या आपका 0.1 है, 0.07 और उसके बाद 0.10, पॉइंट 0 बना करके पॉइंट के बराबर संख्याएं कर ली है। अब इसको क्या करेंगे, 7 को 10 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये डिवाइड करने के बाद आ जाएगा आपका 0.7, ये आपको मिल जाएगा सोडियम सल्फेट की मोलरता। तो इसकी जो मोलरता थी वो कितनी आ गई, 0.7 आ गई। मोलरता फाइंड कर लिया। अब आपको निकालना क्या होगा, वांट हाफ गुणांक, यानी आई की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना होगा, है ना। चलिए तो यहां पर हम लगा देते हैं फॉर्मूला। आप क्या कर देंगे, इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए क्योंकि इसको मिटाना पड़ेगा आगे। करना होगा पाई बराबर आई इंटू एम, मोलरता, और सभी के लिए हमें कैलकुलेट करना होगा। तो यहां पर मोलरता हम पहले किसके लिए लिख लेते हैं, यूरिया के लिए, यानी यहां पर मोलरता यूरिया के लिए मोलरता कितनी आई थी 1.6, यहां पर देखिए लिखी हुई 1.6। तो इसके लिए पाई क्या है, यूरिया है, ये यूरिया। तो यूरिया की मोलरता देखिए, यूरिया क्या है NH2CO NH2, ये विद्युत अनपघट्य है, ये आयनों में नहीं टूटता। तो इसके लिए आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक। तो यहां आई की वैल्यू कितनी होगी 1, एम की वैल्यू कितनी है 1 हो जाएगी 6, और ये कितना आ जाएगा 1.6, यानी यूरिया के लिए परासरण दाब का मान कितना आ गया 1.6, यानी 1.6, ठीक। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड हमारा कौन था, सोडियम क्लोराइड NaCl। NaCl के लिए I इंटू एम। अब M जो मोलरता थी NaCl के लिए कितनी आई थी, तो नीचे आपकी लिखी हुई है 1.7। तो यहां पर क्या हो जाएगा, I की वैल्यू NaCl के लिए I की वैल्यू कितनी होगी 2, है ना। देखिए Na और Cl, Na प्लस Cl माइनस, ऐसे जुटेगा तो 1 और 1 कितना हो गया 2, यानी I की वैल्यू इसके लिए कितनी होगी 2 होगी। तो यहां पर ये 2 हो गया और इसके लिए 1.7 लिखा हुआ है। तो ये कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3.4। चलिए तो इसके लिए परासरण दाब की वैल्यू 3.4 आ गई। उसके बाद अगला जो हमारा है वो है हमारा पाई सोडियम सल्फेट Na2SO4, यानी ये है। इसके लिए भी I/M, यानी फार्मूला सभी के लिए सेम रहता है। अब देखिए इसके लिए I की वैल्यू कितनी होगी, सोडियम सल्फेट को जब तोड़ लिया जाए, देखिए कैसे टूटेगा ये। तो सोडियम सल्फेट Na2SO4 ये कैसे टूटता है, तो ये टूटेगा 2Na प्लस में और SO4 डबल माइनस में, 2 माइनस में टूटेगा ऐसे। तो यहां पर आयनों की संख्या टूटने के बाद कितनी है, तो 2 और 1 कितना होगा 3, यानी यहां पर अगर I की वैल्यू आपको चाहिए तो I की वैल्यू कितनी मिलेगी 3, टूटने से पहले कितना है 1, तो सीधे सीधे आपको I की वैल्यू देखने को मिल जाएगी
3। यानी सोडियम सल्फेट के लिए आपको आई की वैल्यू कितनी मिल गई? 3। तो यहां पर सीधे रख दीजिए आई की वैल्यू 3। मोलरता कितनी है? तो इसकी मोलरता अभी आपने निकाली 0.7, तो यहां पर हो जाएगा 0.7 और ये मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2.1, ये हो जाएगा है ना। तो यहां से हम इसको मल्टीप्लाई करके तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2.1 आ जाएगी। इस प्रकार से हमारी कितनी आ गई? 2.1। अब सभी का परासरण दाब आपने कैलकुलेट कर लिया है। अब उसमें परासरण दाब के अनुसार उनको बढ़ते क्रम में अरेंज कर लीजिए, है ना। कह रहा था कि परासरण दाब के बढ़ते क्रम में लगाइए, तो चलिए देख लेते हैं। ये हमारा जो यूरिया है, यूरिया का परासरण दाब कितना आया है? 1.6। NaCl का परासरण दाब कितना? 3.4। और सोडियम सल्फेट का परासरण दाब कितना आया है? 2.1 आया है। तो चलिए इसको जरा हम कर लेते हैं। सबसे ज्यादा परासरण दाब देखिए किसका होगा? तो सबसे ज्यादा परासरण दाब होगा आपका ये 3.4, सबसे बड़ी वैल्यू आई है NaCl के लिए, तो सबसे ज्यादा परासरण दाब इसका होगा, NaCl का। उसके बाद परासरण दाब इसका होगा ज्यादा, और ये तो सबसे ज्यादा है, ये उससे कम है, ये सबसे कम है। तो आपको बढ़ते क्रम में लगाना है, तो सबसे छोटा वाला सबसे पहले, उससे बड़ा उसके बाद, उससे बड़ा उसके बाद। ठीक, तो चलिए अब मैं इसको यहाँ पर अरेंज, इसको आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर इसको मैं अरेंज करके लिख देता हूं। चलिए, तो सबसे छोटी वैल्यू देखिए हमारी किसकी है? सबसे छोटा आपका है यूरिया, यानी ये हो जाएगा यूरिया। ठीक, बढ़ते क्रम में लगाना है, सबसे छोटा सबसे पहले, उसके बाद कौन आएगा? तो उसके बाद आपका आएगा सोडियम सल्फेट, यानी पाई किसके लिए हो जाएगा? तो ये हो जाएगा Na2SO4 के लिए। उसके बाद आपका क्या होगा? तो उसके बाद आपका जो पाई NaCl के लिए है वो हो जाएगा पाई NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से ये आपका परासरण दाब का बढ़ता हुआ क्रम हो जाता है। हो सकता है कि आपसे एग्जाम में इसका घटता हुआ क्रम पूछ ले, तो जस्ट इसका उल्टा अरेंज कर दीजिएगा, उधर से इधर पलट दीजिएगा इसको, है ना। ये कौन सा क्रम है? तो ये आपका बढ़ता हुआ क्रम है। घटता हुआ कहेगा तो आप इसको पहले लिख दीजिए, सिंगल पलट दीजिए, घटता हुआ क्रम बन जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन का डिस्कशन आपसे कर लेता हूं। ये देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन कह रहा है कि आपसे कि निम्न में किसका परासरण दाब कामा क्वथनांक तथा हिमांक सर्वाधिक होगा। यानी यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में किसका परासरण दाब व क्वथनांक, यानी परासरण दाब, क्वथनांक और हिमांक सर्वाधिक होगा। ये प्रश्न आपसे कहा गया है। तो चलिए जो जो आपको डाटा दिया गया है मैं उसको लिख देता हूं, आपको दिया क्या गया है। तो यहां पर सबसे पहले आपका लिखा हुआ है कि 1m BaCl2, एक तो ये आपको दिया गया है। दूसरा आपका क्या दिया गया कि 1m C6H12O6। तीसरा जो आपका सी नंबर दिया गया है वो दिया गया है 1m, यानी 1m अमोनियम फास्फेट दिया गया है NH4 टू द होल थ्राइस PO4, ये दिया गया है। चौथा जो आपको दिया गया है वो दिया गया है 1m CH3 COOH। देखिए इस तरीके के प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बहुत आए हुए हैं, है ना, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। तो यहां पर ये आपको दिया है और कह रहा कि इनमें से किसका परासरण दाब, क्वथनांक और हिमांक सर्वाधिक होगा, है ना। किसका क्वथनांक और परासरण दाब और हिमांक ये सब क्या होंगे? ज्यादा होंगे। चारों में से आपसे पूछ रहा है, तो इसमें आपको यह भी बताना है कि परासरण दाब, क्वथनांक और हिमांक सर्वाधिक किसका होगा। ज्यादा ही पूछा है यहाँ पर, तो कम पूछा नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये डिपेंड किस पर करेगा? परासरण दाब वगैरह ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अणुसंख्यक गुणधर्म, है ना। अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म। देखिए यहाँ पर जो BaCl2 है ये ग्लूकोज है आपका, ये है आपका अमोनियम फास्फेट और ये है एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर आपको विद्युत अपघट्य और विद्युत अनपघट्य दोनों दिए गए हैं, यानी संयोजन वाले भी दिए गए हैं, वियोजन वाले भी यहाँ पर दिए गए हैं। और जो आपका विद्युत अनपघट्य होता है, जो आयनों में नहीं टूटता, वो भी आपको दिया गया है। देखिए सामने देखने से पता चल रहा है ना, BaCl2 आयनिक कंपाउंड, आयनों में टूटेगा, यानी इसके लिए 1/2 गुणांक कैलकुलेट करना होगा। सेकंड क्या है? ये है आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? विद्युत अनपघट्य होता है, इसके लिए आई की वैल्यू कितनी होती है? 1, मैंने आपको बताया है। ठीक, ये आपका क्या है? अमोनियम फास्फेट, ये भी आयनिक कंपाउंड है, इसके लिए भी कैलकुलेट करना होगा आई। और ये है एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, ये क्या करता है? तो ये संयोजित होता है, इसके लिए आई की वैल्यू 1 से कम होगी। तो चलिए देख लेते हैं किसके लिए कितनी होगी। तो BaCl2 के लिए
BaCl2 जो दिया है, अगर इसके लिए हम I की वैल्यू निकालेंगे तो ये टूटता है आपका Ba डबल प्लस और 2Cl माइनस। तो I की वैल्यू इसके लिए कितनी है, तो 2 यहाँ एक यहाँ, आयनों की संख्या कितनी, 2 माइनस Cl के यहाँ है और एक यहाँ है, तो इसके लिए I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। या नंबर ऑफ पार्टिकल I ना कह करके इसको N भी कह सकते हैं। N भी मैंने आपको बताया था वियोजन के बाद प्राप्त धनायन ऋणायन की संख्या, तो वहां पे N भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वहां पर नहीं है। लेकिन बस ये होगा कि यहाँ पर जैसे ग्लूकोज आपको दे दिया है ना, तो ग्लूकोज अनायनिक कंपाउंड होता नहीं टूटता है, तो उसके लिए चाहे N की वैल्यू 1 याद रखिए या केवल I से भी आप कर सकते हैं। तो I और N उन दोनों में कोई अंतर नहीं होता है ना, वो भी कणों की संख्या बताता है, ये भी कणों की संख्या बताता है। तो जिसमें कणों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उसका पराक्षण दाब क्वथनांक वगैरह उतना ज्यादा होगा। तो चलिए इसके लिए I की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक, सेकंड वाला जो आपका दिया गया है ग्लूकोज C6H12O6, इसके लिए जो I की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1, ये तो टूटेगा नहीं आयनों में। थर्ड जो आपका दिया गया है NH4 टू द होल थ्राइस PO4, तो ये कंपाउंड जो आपका होता है ये टूटेगा 3NH4 प्लस में और PO4 ट्रिपल माइनस, ये इस प्रकार से टूटेगा। इसके लिए I की वैल्यू कितनी होगी, तो 3 आयन ये और 1 आयन ये, 4, यानी इसके लिए I की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। उसके बाद आपका एस्टिक एसिड दिया है CH3COOH, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, CH3COOH, और इसको मैंने तो आपको बताया ही था, ये क्या होता है, ये संयोजित हो जाता है ना, इसके 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर के डाइमर बना लेते हैं, जुड़ जाते हैं, तो ये 2 से कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, यानी CH3COOH का होल ट्वाइस। इसके लिए I की वैल्यू कितनी होगी, इसके लिए I की वैल्यू 1/2 होती है, या इसके लिए 0.5 लिख सकते हैं। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.5, यानी इसकी वैल्यू 1 से कम होगी। चाहे ऐसे याद रखिए या कैलकुलेट करके मैंने इसका दिखाया भी है पहले, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर I की वैल्यू ही डिफाइन कर देगी किसका पराक्षण दाब ज्यादा होगा या किसका क्वथनांक ज्यादा होगा। ठीक, तो यहां पर देख लीजिए जो पूछा गया है आपसे, कहा था आपसे कि पाई क्या होता है, पराक्षण दाब, और एक पूछा गया है आपसे डेल्टा टीबी या केवल टीबी, क्वथनांक कह रहा है ना, तो टीबी लिख लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट। तो पाई और टीबी किसका ज्यादा होगा, तो जिसमें I की वैल्यू जितने ज्यादा आयन बनेंगे उसमें क्या होगा, उसकी सांद्रता उतनी ही ज्यादा होगी, उसमें आयनों की मात्रा उतनी ज्यादा, उसमें विलय की मात्रा उतनी ज्यादा, तो उसको उबालने में उतने ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, यानी उसके क्वथनांक की वैल्यू उतने ज्यादा आएगी। पराक्षण दाब भी क्या है, पराक्षण दाब भी एक अणुसंख्य गुणधर्म है, अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाला गुण। तो जिसमें जितने ज्यादा अणु प्राप्त होंगे, जिसमें जितने ज्यादा आयनों की संख्या होगी, या जिसमें जितने ज्यादा वन हाफ फैक्टर का मान होगा I का, है ना, या आयनों की संख्या जितने ज्यादा होगी उसका पराक्षण दाब उतना ही ज्यादा होगा। तो यहां पर देख लीजिए सबसे ज्यादा इसमें I की वैल्यू किसके लिए आपको मिली है, तो इसके लिए मिली है I की वैल्यू 4, यानी अमोनियम फास्फेट जो आपको दिया गया है इसका पराक्षण दाब और क्वथनांक सबसे अधिक होगा। तो पाई और टीबी किसका अधिक होगा, तो पाई और टीबी ये होगा आपका NH4 टू द होल थ्राइस PO4 का सबसे अधिक, यानी जो पराक्षण दाब है और क्वथनांक है, पराक्षण दाब क्वथनांक अमोनियम फास्फेट का सबसे अधिक होगा। अब देखिए थर्ड जो आपसे इसमें कह रहा था वो हिमांक, अब हिमांक सबसे अधिक कह रहा है, तो हिमांक सबसे अधिक किसका होगा, तो हिमांक जो सबसे अधिक होगा, तो हिमांक भी आपका क्या है, एक अणुसंख्य गुणधर्म है, अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाला है कि नहीं। तो इसका जो है आपका हिमांक का मान किसका होगा सबसे ज्यादा, तो हिमांक का मान देखिए, हिमांक का मतलब क्या होता है कि कोई द्रव जिस ताप पर जमता है कि नहीं। तो यहां पर क्या होगा कि ये जो NH4 टू द होल थ्राइस PO4, इसमें I की वैल्यू कितनी है, 4, यानी जहां पर I की वैल्यू 4 है, जिसमें आयनों की संख्या कितनी है, इसमें अमोनियम फास्फेट में 4, तो यहां पर आयनों की संख्या ज्यादा है, तो इसका हिमांक कम होगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी टेम्परेचर पर जम जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पानी में आप चीनी, नमक, यूरिया, ग्लूकोज, शक्कर कुछ भी मिला दीजिए, है ना, तो वो क्या है, जल्दी जम जाएगा केवल पानी की तुलना में, है ना भाई। अगर प्योर पानी है, अगर उसको आपको हिमांक यानी जमाना है ना, उसका ठोस बनाना है, सॉलिड
जैसे फ्रिज में लगाते हैं तो क्या केवल पानी अगर लगाते हैं तो पानी कितनी डिग्री पर बर्फ बनता है, तो वो जो बनता है आपका 0 डिग्री पर बनता है। लेकिन उसी पानी के अंदर आपने कोई विलेय मिला दिया, यूरिया ग्लूकोज शक्कर, उसकी मात्रा उसके अंदर मिला दी, तो अब विलेय की मात्रा मिलने की वजह से वो बन गया विलयन, तो वो हल्का गाढ़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो गाढ़ा होने की वजह से वो पहले जम जाएगा, है कि नहीं। और जल क्या होगा, बाद में जमेगा, यानी जल जब तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नहीं पहुंच जाएगा तब तक जमेगा, तब जाकर के जमेगा। और जिसमें आपने विलय मिला दिया है तो वो 0 से पहले ही जम जाएगा। अब जिस हिसाब से आपने मिलाया होगा उस हिसाब से वो पहले जम जाएगा। तो यहां पर जो हिमांक की वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए होगी, तो हिमांक की वैल्यू जिसमें सबसे ज्यादा कम आयन होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा टेम्परेचर उसी के लिए कम करना पड़ेगा। हिमांक का मान सबसे ज्यादा उसी के लिए होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, जिसमें आयनों की संख्या कम होगी, क्योंकि जिसमें ज्यादा आयन होंगे, है ना, वो क्या है, तुरंत जम जाएगा, है ना, वो क्या होगा, तुरंत जम जाएगा, कम टेम्परेचर पर पहले ही जम जाएगा। लेकिन यहां पर कह रहा है कि हिमांक सर्वाधिक होगा, यानी हिमांक का मान क्या होगा, सबसे ज्यादा, टेम्परेचर का मान सबसे ज्यादा, तो वहां पर तो वो पहले ही जम जाएगा, बाद में कौन जमेगा, जिसमें आयनों की संख्या कम है। तो आयनों की संख्या किसमें कम है, तो यहां पर जो आपका ये है आई की वैल्यू 0.5, यानी यहां पर जो हिमांक सबसे ज्यादा किसका होगा, तो हिमांक जो होगा आपका, देखिए ये 0.5 है, और यहां पर कितना, इसके लिए ग्लूकोज के लिए इसका मान कितना है, 1 है, तो ये तो उससे भी कम है ना। तो यहां पर क्या होगा, जो आपका CH3COOH है इसका हिमांक सबसे अधिक होगा, है ना। इसके लिए हिमांक की वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी। सबसे ज्यादा बाद में कौन जमेगा, तो सबसे ज्यादा बाद में वो जमेगा जिसमें सबसे कम आयनों की संख्या होगी। तो हिमांक का मान सर्वाधिक किसके लिए होगा, हिमांक का मान सर्वाधिक इसके लिए हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जिसमें आयनों की संख्या जितनी ज्यादा कम होती है उसका हिमांक उतना ही ज्यादा होगा। जिसमें देखिए उल्टा है, परासरण दाब और क्वथनांक और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, इनके लिए क्या देखेंगे, इनके लिए ये देखेंगे कि जितने आयनों की संख्या ज्यादा होगी उतना इन लोगों का मान बढ़ेगा। लेकिन हिमांक के केस में ये याद रखिएगा, अगर हिमांक सबसे ज्यादा सर्वाधिक पूछ लिया तो जिसमें सबसे कम आयन बनेंगे उसका हिमांक सबसे ज्यादा होगा। अगर इस सवाल में ये पूछा होता कि हिमांक सबसे कम किसका होगा, तब आप आंसर किसका लगाते, अमोनियम फास्फेट का। लेकिन इसमें यह पूछा था कि परासरण दाब, क्वथनांक और हिमांक सबसे अधिक होगा। तो ये क्वेश्चन आपसे गलत करवाने के लिए वो ये जानना चाहता था कि आपको अणुसंख्यक गुणधर्म अच्छे से आते हैं या नहीं, आपने उनकी स्टडी अच्छे से किया है या नहीं। तो परासरण दाब और क्वथनांक वो तो नॉर्मल था कि अणुओं की संख्या बढ़ गई, आयनों की संख्या बढ़ गई, तो इन दोनों का मान बढ़ जाएगा। लेकिन हिमांक अगर सबसे ज्यादा होना है तो उसके लिए आयनों की संख्या जितनी कम होगी उतने ज्यादा हिमांक होगा। तो आयनों की संख्या किसमें कम थी, आयनों की संख्या आपकी इसमें कम थी। इसके लिए आई की वैल्यू या एन की वैल्यू कितनी थी, एन की वैल्यू जो है आपकी 1 से कम, या आई की वैल्यू क्या है 1 से कम आई, 0.5 आई, है कि नहीं। तो इसलिए एसिटिक अम्ल का हिमांक सर्वाधिक होगा। तो हिमांक के केस में किसका ज्यादा है, एसिटिक अम्ल का, CH3COOH का, जबकि परासरण दाब और क्वथनांक किसका अधिक है, तो ये है अमोनियम फास्फेट का। तो ये एक बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको करवा दिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कहता है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर M/10 सांद्रता वाले पोटेशियम फेरोसाइनाइड विलयन है जो कि क्या है 50% वियोजित होता है, इसके लिए परासरण दाब की गणना कीजिए। यानी ये प्रश्न आपसे कह रहा है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर M/10, ये M/10 क्या होता है, मोलरता आपको दी गई है ना। M/10 मैंने आपको लिखाया भी था 1/10 डेसीमोलर, सांद्रता कितनी डेसीमोलर 1/10 होता था, तो मोलरता आपको दी गई है, ठीक। सोल्यूशन है और 50% इसमें क्या है कि K4FeCN6 वियोजित होता है, ठीक। तो कह रहा कि इसके लिए परासरण दाब की गणना कीजिए। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको, जो हमें दिया गया है। तो सबसे पहले हमें दिया गया K4FeCN6, यानी ये कंपाउंड दिया है K4FeCN6, ये दिया गया है। ये है पोटेशियम फेरोसाइनाइड और इसी का भाई एक होता है K3FeCN6 पोटेशियम फेरीसाइनाइड।
तो ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा 4k प्लस और FeCN6 और माइनस, इस तरीके से टूटता है। तो सबसे पहले हमें 1/2 गुणांक निकालना होगा इसके लिए। देखिए यहाँ पर 50% वियोजन भी कह दिया है और 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान भी कह दिया है। तो पाई बराबर mRT या IMRT, क्योंकि यहाँ I भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड है ये वियोजित भी तो हो रहा है, उसके लिए I भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं। तो यहां से क्या करना होगा कि t बराबर 0 समय पर, जब समय 0 रहा होगा, इसका मोल कितना होगा 1, इधर क्या रहे होंगे 0 0, ये करते थे। t बराबर t समय पर, जब समय कुछ बीतेगा तो इसका मान लिया कि अल्फा मोल क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। तो अल्फा मोल क्या है इसका, टूट गया। अल्फा मोल टूट गया तो बनता क्या है, देखिए यहां पर कितना है 4 लगा हुआ है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 4 अल्फा। भाई 4 तो संख्या लगी है ना, अब जितना टूटा उतना तो बनेगा। देखिए पहले ये समझ लीजिए, ये होगा अल्फा टूटा तो अल्फा बनेगा, ठीक। उसके बाद होगा क्या, यहाँ संख्या कितनी लगी 4, तो आगे 4 लगा दीजिए, तो यहाँ पर 4 हो गया। यहाँ पर तो कोई संख्या है नहीं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो अल्फा ही रहेगी। ये समझ में आ रहा होगा, मैंने आपको 1/2 गुणांक अच्छे से पढ़ाया था। तो यहाँ आप निकाल सकते हैं I बराबर वियोजन के बाद कणों की संख्या। तो वियोजन के बाद कणों की संख्या कितनी है, ये है आपकी 1 माइनस अल्फा, और प्लस जोड़ना क्या होगा, ये 4 अल्फा और ये अल्फा, यानी 4 अल्फा प्लस अल्फा, ये हो जाएगा। वियोजन से पहले कणों की संख्या, तो ये 1 है और ये 0 0 है। मैंने आपको सिखाया है, अगर नहीं आता है तो मेरा पिछला जो वीडियो है इसके जस्ट पहले वाला वो जरूर देख लीजिएगा, वरना ये सवाल समझ में नहीं आएंगे, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना, इसको जरा कैलकुलेट करिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये अल्फा प्लस माइनस से कट जाएगा, बचेगा क्या आपका, तो ये बच जाएगा 1 प्लस 4 अल्फा अपॉन 1, इसको डिवाइड करेंगे तो वही रहेगा। तो I की वैल्यू यहां से कितनी मिल जाएगी, I की वैल्यू मिल जाएगी 1 प्लस 4। अल्फा क्या है, अल्फा है आपका वियोजन। अब कितना वियोजन कह रहा है सवाल में, देखिए वियोजन कह रहा है कि 50% इसका क्या होता है वियोजन। अब ये 50% वियोजन का मतलब कितना होगा, संख्या में बदलिए, तो 50% का अगर हमें वियोजन निकालना तो क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा। परसेंटेज हटाइए, 100 से भाग करिए, तो 50 हो जाएगा और नीचे क्या होगा 100। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये भाग कर लेंगे तो कितना 0.5 आ जाएगा। यानी परसेंटेज को हमें संख्या में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा। परसेंटेज हटाइए, 100 का सिंबल लगाइए, 100 लगाइए और 100 से भाग कर दीजिए, 0.5 आ गया। अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, तो अल्फा की वैल्यू हो गई 0.5, जो आपको सवाल में दिया है। 50% कह रहा वियोजन हो रहा है, तो ये रख दिया। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5, तो यहां पर अल्फा की वैल्यू कितनी रखेंगे 0.5, तो यहां पर रख दीजिए 0.5। अब ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.5 4 से मल्टीप्लाई करेगा कितना हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। तो I इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें 1 और ये मिल जाएगा 2, यानी I की वैल्यू टोटल कितनी आ गई 3। I का मान कितना हो गया 3 हो गया। तो I की वैल्यू अगर 3 आ गई, आप परासरण दाब का फॉर्मूला लगा दीजिए, परासरण दाब कैलकुलेट कर लीजिए। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको सॉल्व करवा देता हूं। साइड में मैं आपको कर देता हूं। फॉर्मूला क्या था, पाई बराबर IMRT। अब यहां पर m दिया गया था ना, m/10 लिखा हुआ है ना, डेसीमोलर सांद्रता। m हटाइए 1/10 लिख लीजिए, या 1 को 10 से भाग करेंगे 0.1 लिख लीजिए, है ना, दोनों कर सकते हैं। तो मोलरता यहां पर I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू है 3 यानी 3। मोलरता कितनी है 1/10, और अगर भाग कर लेंगे तो 0.1, ये भी लिख सकते हैं, तो 1/10 लिख लिया। R की वैल्यू कितनी 0.0821, ये नियतांक है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, तो 0.0821। टेम्परेचर कितना है सवाल में देखिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलेंगे कितना हो जाएगा 300 केल्विन। 273 जोड़ देना है 27 में, तभी तो वो केल्विन में बदलेगा। टेम्परेचर अगर सेंटीग्रेड में दिया है, केल्विन में बदलना है, तो क्या करते हैं 273 जोड़ते हैं, तो 273 जोड़ देंगे 300 केल्विन हो जाएगा। तो टी की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, टी की वैल्यू हो जाएगी 300 हो जाएगी। चलिए इसको सॉल्व कर लेते, तो ये हो जाएगा 3 और ये 1/10। अब यहाँ ये 3 3 जा कितना कर लेंगे, 300 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे 900 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 0, ये हो जाएगा आपका 3 को 300 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 900 हो जाएगा। तो चलिए हम ऐसे अरेंज करके इसको लिख लेते हैं, ये 0.0821 और ये कितना हो जाएगा 900। समझ में आ रहा होगा ना, 300 को 3 से मल्टीप्लाई किया 900 हो गया। आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर लीजिए जैसे आपको समझ में आता हो, ठीक। तो यहाँ पर ये 900 हो गया। अब एक 0 से एक 0 यहाँ पर
कैंसिल कर दीजिए, 0.0821 को 90 से गुणा कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 7.389। तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7.389 ATM। तो चाहे आप इसको यहां भी कर सकते हैं और चाहे तो पॉइंट के बाद 2 संख्या 7.38 कहीं आपको लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। ठीक, तो आज जितने 1/2 फैक्टर पर मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है आप उनकी प्रैक्टिस करिएगा। अन्य कुछ क्वेश्चन यहां पर मैं स्क्रीन पर लगा देता हूं, आप लोग उनको देख लीजिएगा, सॉल्व करिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप उसको पूछ भी सकते हैं। तो चलिए आज हम रखते हैं यहीं पर, क्वेश्चन मैं आपको लगवा देता हूं, अभी आप इसको देख लीजिएगा इन क्वेश्चंस को और इनकी प्रैक्टिस आप खुद करिए ताकि ये टॉपिक क्या हो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, कोई भी आने वाला सवाल आपसे छूटने ना पाए एग्जाम में। ठीक, आप भी अच्छे से अच्छे नंबर अटेंड करिए। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।